राजमहल के भीतर स्थित सुंदर आम बाग, सुव्यवस्थित पेड़, मनोहर फव्वारे, पंछियों की मधुर चहचहाहट, बीच में एक बड़ा झूला जिस पर राजा वीरेंद्र विराजमान है। पास ही दोनों पुत्र, बड़ा पुत्र अर्जुन और छोटा पुत्र आदित्य खड़े हैं। चारों ओर सेवक आम के थाल और आम रस के प्याले सजा रहे हैं। गर्मी की तपती दोपहर थी, पर राजमहल के बाग में ठंडी छाव और आमों की मीठी महक हर थकावट को मिटा रही थी। राजा वीरेंद्र झूले पर आराम से बैठे आम रस का स्वाद ले रहे थे। उनके सामने राजकुमार अर्जुन और आदित्य खड़े थे। दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुसार मौन, पर मन में विचारों का ज्वार ली। राजा वीरेंद्र रस पान करते हुए कहते हैं, कितनी मिठास है इन आमों में। ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकृति मेरी सेवा में जुटी हो। ये पहले बाग के आम हर साल मुझे ही मिलने चाहिए। ये परंपरा है और परंपरा का पालन ही राज्य का मूल है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, आपका अधिकार है पिताजी। आपके बिना ये राज्य क्या होता। ये तो सबका सौभाग्य है कि आप जैसे योग्य शासक के स्वाद को ये आम मिठास दे रहे हैं। प्रजा भी गर्व से इन आमों को भेजती है। आदित्य ने धीरे से कहा, क्या सच में गर्व से या भय से? पिताजी, मैं जानता हूँ कि आपको आम बहुत प्रिय है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो किसान जिनकी मेहनत से ये आम पैदा होता है खुद उसे खा नहीं पाते? आदित्य, तुम्हारा आशय क्या है? ये वही किसान है जिन्हें मैंने बाग दी, सिंचाई के साधन दिए, सुरक्षा दी। क्या मैं उनसे थोड़े से आम भी नहीं मांग सकता? मांगना एक बात है पिताजी और आदेश देना दूसरी। मांगने में विनम्रता होती है, आदेश में अधिकार। प्रेम में दी गई चीज उपहार होती है और डर में दी गई चीज बलिदान। क्या आप बलिदान ले रहे हैं या उपहार? अर्जुन ने माहौल को संभालते हुए कहा, भाई तुम बहुत संवेदनशील हो, लेकिन एक राज्य चलाने के लिए केवल भावना नहीं, यथार्थ भी चाहिए। हर व्यवस्था में कुछ परंपराएं होती हैं। पिताजी की यह परंपरा किसी के प्रति अन्याय नहीं है। सभी जानते हैं ये एक सम्मान है कि राजा के लिए कुछ दे सके। सम्मान तब होता है जब देने वाला मुस्कुराता है। मैंने देखा है, किसानों के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, बस मौन होता है और कभी कभी आंसू भी। वो डरते हैं, अगर उन्होंने आम देने से मना कर दिया तो सैनिक आएंगे और सजा होगी। तुम ये बातें क्यों सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अन्यायी राजा हूँ? मैंने हमेशा अपने राज्य के लिए काम किया है। सालों से मेरे शासन में शांति चल रही है, तो फिर ये आरोप क्यों? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा पिताजी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक राजा का धर्म केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं होता, उसे न्याय का प्रतीक बनना होता है। और जब न्याय की जगह आदतें ले लेती है तो अन्याय चुपचाप प्रवेश कर जाता है। तुम्हारी बातें मुझे विचलित कर रही है आदित्य। एक पिता के रूप में मुझे गर्व है कि मेरा पुत्र इतना सोचता है, पर एक राजा के रूप में मैं चिंतित हूँ। क्या मेरी ही नीतियाँ मेरे ही उत्तराधिकारी को कठोर लगने लगी है? पिताजी, आदित्य भावुक है और भावुकता उसकी ताकत भी है, पर मुझे विश्वास है आपके अनुभव के आगे ये भावनाएं संतुलित रहेगी। एक राजा को कठोर निर्णय लेने होते हैं। भैया, निर्णय तब तक ही सही होते हैं जब तक वो किसी की आवाज को कुचलते नहीं। क्या आपने कभी किसी किसान की पत्नी को देखा है जो हर बार अपने पति को आमों की टोकरी लिए डरते हुए महल जाते हुए देखती है? वो सोचती है क्या राजा सचमुच पिता के समान होता है या केवल स्वामी? पर प्रजा को राजा के आदेशों का पालन करना होता है, ये उनका कर्तव्य है। और राजा का कर्तव्य क्या है पिताजी? प्रजा की सेवा करना या उनकी सेवा लेना? उनकी रक्षा करना या उनसे डर बनाकर लाभ लेना? कुछ देर तक सब चुप रहे। बगीचे में केवल पत्तियों की सरसराहट
और कहीं दूर एक कोयल की आवाज सुनाई दी। पर वो कोयल की आवाज भी अब राजा को मधुर नहीं लगी। आदित्य के शब्दों ने कुछ ऐसा छू दिया था जिसे उन्होंने वर्षों से अनदेखा किया था। राजा वीरेंद्र खुद से धीरे से कहते हैं, शायद मैं परंपराओं के पीछे कुछ भूल गया, या शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ। राजा के भीतर कुछ टूट रहा था या फिर कुछ नया जन्म ले रहा था। बाग में आम वैसे ही झूलते रहे, लेकिन अब उनमें पहले जैसी मिठास नहीं थी। आमों से भी ज्यादा मीठी बातों ने उस दिन राजमहल की नींव को थोड़ा हिला दिया। राजमहल से दूर गांव के किनारे स्थित विशाल आम का बाग है। सूरज ढल रहा है। पेड़ों के बीच सुनहरी रोशनी फैली है। किसान पेड़ों से आम तोड़ रहे हैं, बांस की टोकरियों में भर रहे हैं। वातावरण में हलचल है, पर चेहरों पर चुप्पी। शाम की हवा आम के पेड़ों से टकराकर जैसे किसानों की थकान को सहला रही थी, पर आमों की मिठास के बीच उनके दिलों में कसक थी जो हर साल राजा को आम भेजने के समय जाग उठती थी। आम सिर्फ फल नहीं थे, वो एक बोझ बन चुके थे जो बिना आवाज के उठाया जाता था। एक वृद्ध किसान रामलाल, अनुभव से भरा चेहरा, अपनी टोकरी भरते हुए कहता है, समय फिर आ गया है जब पहले आम राजा को जाएंगे। साल भर इन पेड़ों की देखभाल करो, फिर भी पहला स्वाद हमें नहीं, महल को मिलता है। एक नौजवान किसान गोपाल, जिसकी आंखों में आग और सवाल है, पर काका कब तक ऐसा चलेगा? ये आम हमारे हैं, हमारी मेहनत से उगते हैं, फिर क्यों हर बार राजा को सबसे पहले देना जरूरी है? जमाना ऐसा ही है बेटा, राजा का हुक्म टालना मतलब मुसीबत को बुलावा देना। हमने भी कई बार सोचा विरोध करें, पर विरोध करने वाले अब यहाँ नहीं रहते। गोपाल की माँ गायत्री, जो वर्षों से ये सब सहती आई है, तू तो कहता है बेटा कि राजा प्रजा का रक्षक होता है, तो फिर क्यों राजा हर साल हमारे बच्चों की मिठाई छीन लेता है? मेरा छोटा बेटा रो रहा था कल, माँ आम कब खाएंगे? क्या जवाब दूं उसे? राजा को कौन बताएगा माँ? वो तो सोचता है हम खुशी से आम भेजते हैं। किसी ने बताया उसे कि ये मुस्कानें झूठी हैं? क्या उसके दरबार में कोई सच नहीं कहता? तभी एक बुजुर्ग किसान देवी दीन बेत का सहारा लिए पास आते हैं। कभी था एक समय जब राजा वीरेंद्र गांव आता था, किसानों से मिलता, बच्चों को गोद में उठाता, खेतों की दशा देखता। पर अब वर्षों हो गए, राजा अब आम के बाग देखता है, बागी किसानों को नहीं। पर सुना है छोटा राजकुमार आदित्य इन बातों को समझता है। वो गांव आता है चुपचाप, सुना है किसानों से बात करता है। क्या वो राजा बन सकता है? अगर वो बना तो शायद आमों की मिठास फिर से हमारे हिस्से भी आएगी। शायद हमारे बच्चे पूछना बंद कर देंगे कि माँ राजा को आम क्यों देने हैं। सांझ अब गहराने लगी थी। आमों की टोकरी भरकर बैलगाड़ियों में रखी जा रही थी। हर गाड़ी में एक कहानी थी जो महल तक जाती थी, पर वहां सुनी नहीं जाती थी। पर इस बार कुछ अलग था। एक राजकुमार सुन रहा था। सालों से दबे मन की आवाज अब धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। गोपाल टोकरियां उठाते हुए आकाश की ओर देखता है। एक दिन राजा भी जवाब देगा, और वो जवाब न्याय होगा, सिर्फ मिठास नहीं। गांव के ऊपर रात उतर आई थी, पर उम्मीद का एक छोटा तारा चमक उठा था।
आदित्य का नाम अब सिर्फ राजकुमार नहीं रहा था, वो आशा का प्रतीक बन रहा था। राजमहल का विशाल दरबार, संगमरमर के फर्श, सोने की नक्काशीदार दीवारें, बीच में ऊंचे सिंहासन पर राजा वीरेंद्र विराजमान है। उनके दाएं अर्जुन और बाएं आदित्य खड़े हैं। सभा में दरबारी, मंत्री, सैनिक और कुछ किसान प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। राजमहल का ये दरबार वर्षों से न्याय और निर्णय का केंद्र रहा है, पर आज यहाँ हवा में कुछ और ही बह रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला। राजा वीरेंद्र ने अपने उत्तराधिकारी के चयन की घोषणा करने के लिए सभा बुलाई थी, पर उससे पहले उन्होंने दोनों पुत्रों की सोच को सभा के समक्ष रखना चाहा। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन है। एक राजा के लिए अपनी गद्दी सौंपना आसान नहीं होता, पर उससे कठिन होता है ये तय करना कि उसे सौंपा किसे जाए। मेरे दोनों पुत्र योग्य हैं। अर्जुन नीति और युद्ध कला में पारंगत, आदित्य सत्य और संवेदना में दृढ़। मैं नहीं चाहता केवल उत्तराधिकारी चुनना, मैं चाहता हूं न्याय का उत्तराधिकारी। सभा में धीमे स्वर में फुसफुसाहट होती है। सबका ध्यान अर्जुन और आदित्य पर केंद्रित है। अर्जुन, तुम पहले बोलो, बताओ तुम्हारे लिए राज्य क्या है? अर्जुन साहस पूर्वक आगे बढ़कर स्पष्ट स्वर में कहता है, पिताजी, मेरे लिए राज्य एक व्यवस्था है जहां शक्ति, अनुशासन और नीति से साम्राज्य की रक्षा होती है। राजा को लोहे की तरह कठोर होना चाहिए ताकि कोई शत्रु सिर न उठा सके। प्रजा की भलाई तभी संभव है जब राज्य दृढ़ हो, और दृढ़ता शक्ति से आती है। दरबारी तालियां बजाते हैं। राजा वीरेंद्र थोड़े संतुष्ट लगते हैं। आदित्य, अब तुम बताओ तुम्हारे लिए राज्य क्या है? आदित्य धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाकर सभा की ओर मुखातिब होकर कहते हैं, मेरे लिए राज्य एक परिवार है जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए, हर आंख का आंसू पोंछा जाए, जहां राजा सबसे ऊपर नहीं सबसे आगे चलता है, नायक बनकर, सेवक बनकर। सभा में कुछ लोग एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। ये दृष्टिकोण अनोखा है। राजा वही जो बिना हथियार के भी प्रजा के दिल में राज करे। राजा वही जो अपने निर्णय से पहले दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। मेरे लिए राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं, न्याय से होती है। सभा में सन्नाटा हो गया। अर्जुन की बौहित तंती है। वो आदित्य की ओर देखते हैं। अर्जुन थोड़ा कटाक्ष के स्वर में कहता है, और जब शत्रु द्वार पर खड़ा हो तो क्या तुम न्याय का पाठ पढ़ाओगे? भावनाओं से राज्य नहीं चलते भाई। राज्य चलाने के लिए साहस चाहिए, निर्णय चाहिए, कभी कभी कठोरता भी। कठोरता तब तक ठीक है जब तक वो न्याय की रक्षा करे, पर जब हम निर्दोषों पर भारी पड़ने लगे तो वो अन्याय बन जाती है। क्या हम इतने डरपोक हो गए कि हम अपने ही किसानों से भय में सेवा करवाते? क्या ये राज्य की मजबूरी है या कमजोरी? सभा में किसान प्रतिनिधि विनीत भाव से उठते हैं, पर राजा इशारे से उन्हें बैठने को कहते हैं। तुम दोनों की बातें सुनकर मेरे हृदय में द्वंद्व उत्पन्न हुआ है। अर्जुन, तुम्हारी नीति राज्य को स्थिर रखेगी। आदित्य, तुम्हारा दृष्टिकोण राज्य को जीवंत बनाएगा। पर मैं किसे चुनूं, शक्ति को या संवेदना को? तभी सभा में किसान प्रतिनिधि देवी दीन हाथ जोड़कर खड़े होते। महाराज क्षमा करे, पर आज मैं प्रजा की ओर से कुछ कहना चाहता हूँ। हम वर्षों से आम देते आए हैं, कुछ ने प्रेम से, पर अधिकतर ने डर से। लेकिन आज राजकुमार आदित्य की बातों ने हमें हमारी ही आवाज याद दिला दी। राज्य को तलवार चाहिए, पर उससे पहले चाहिए न्याय। सभा स्तब्ध।
राजा का चेहरा अब गंभीर से विचारशील हो गया है। वो सिंहासन से उठते हैं और सभा के बीच आते हैं। मैंने कई युद्ध लड़े, शत्रुओं से, अवसरों से, समय से, पर आज पहली बार मैं अपने ही भीतर एक युद्ध लड़ रहा हूँ। मुझे उत्तराधिकारी नहीं, उत्तरदायी राजा चाहिए, और यदि न्याय ही मेरी शासन की आत्मा है तो वो आत्मा आदित्य के पास है। सभा में सन्नाटा टूटता है। कुछ तालियां, कुछ आहें। अर्जुन मौन पर सम्मान पूर्वक सिर झुकाता है। आदित्य भी विनम्रता से झुकता है, आंखों में जलती हुई आशा ली। उस दिन सभा में केवल गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं चुना गया, बल्कि न्याय का एक नया युग आरंभ हुआ। और शायद वर्षों बाद पहली बार आमों की मिठास केवल राजा की नहीं, प्रजा के हिस्से भी आई। राजमहल का भव्य प्रांगण, मंदिर के घंटों की गूंज, आकाश में शंख ध्वनि और आम जन समूह के मध्य एक विशाल मंच। मंच पर सुवर्ण सिंहासन सजा हुआ है, जिसके पीछे ध्वज लहरा रहा है। सामने हजारों की भीड़ है। किसान, सैनिक, मंत्री, स्त्रियां, वृद्ध, बालक, सभी। राजा वीरेंद्र ने एक संपूर्ण युग को परिपक्व होते देखा था, पर आज वो उस युग को स्वयं अपने हाथों से एक नए समय के हवाले कर रहे थे। हर आंख में उत्सुकता थी, हर हृदय में आशा, पर कहीं कहीं एक शंका भी थी, क्या ये बदलाव टिक पाएगा? राजा वीरेंद्र मंच पर खड़े होते हैं, उनके हाथ में मुकुट है। सभा शांत हो जाती है। मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण आज है। मैंने युद्ध देखे, मैंने प्रजा की चिंता की, पर मैंने ये भी जाना कि जब प्रजा मौन हो जाए तब राजा को चौंकना चाहिए। आज मैं उस पुत्र को सिंहासन सौंपता हूँ जिसने मुझे मेरे ही कर्तव्यों का आईना दिखाया। राजा मुकुट को हाथ में लेकर आदित्य के पास जाते हैं। आदित्य, क्या तुम इस राज्य की सेवा न्याय और सत्य से करोगे? क्या तुम शक्ति को आत्मशक्ति बनाए रखोगे? क्या तुम गद्दी को सिंहासन नहीं, उत्तरदायित्व मानोगे? पिताजी, मैं ना राजा बनना चाहता हूँ ना शासक। मैं बस वो बनना चाहता हूँ जिसकी आंखों में हर जन को अपना प्रतिबिंब दिखे। मैं हर उस किसान का राजा बनूंगा जिसकी हथेली पर छाले हैं, हर उस बच्चे का जिसकी थाली खाली है, और हर उस सैनिक का जिसकी तलवार पर न्याय लिखा हो। राजा मुकुट पहनाते हैं। भीड़ जय घोष करती है। नव राजा आदित्य की जय। राजा सिंहासन के पीछे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन भी पास आकर खड़ा होता है। मैं आज से किसी को आम देने का आदेश नहीं दूंगा, बल्कि सभी को अपना फल अपने घर में रखने का अधिकार दूंगा। राज्य अब आदेश नहीं देगा, संवाद करेगा। राज्य अब बंदूक से नहीं, विश्वास से चलेगा। जो मैं हूं वो आप सबका ही प्रतिबिंब हूं। राजा आदित्य गायत्री की ओर देखकर कहते हैं, माताजी, आज से आपके बेटे को आम खाने के लिए अनुमति नहीं मांगनी पड़ेगी। ये आम अब राजा के नहीं, इस मिट्टी के हैं। गायत्री की आंखों में अब आंसू है। रामलाल और देवी दीन झुककर राजा को आशीर्वाद देते हैं। अर्जुन धीरे से पास आकर कहता है, भाई, आज तूने मुझे भी जीत लिया। शक्ति के पीछे खड़ा मैं आज पहली बार न्याय के आगे झुक रहा हूँ। राजा आदित्य उसे गले लगाते हुए कहते हैं, शक्ति और न्याय साथ चले तभी राज्य टिकता है। तू मेरा रक्षा कवच बन और मैं प्रजा की आवाज बनूंगा। राज्य का वो दिन केवल राज्य अभिषेक का नहीं था, वो एक मानसिक क्रांति थी, एक युग का अंत और एक नए युग का जन्म। आकाश में ध्वज लहराता है। अब उस पर केवल राजा का चिन्ह नहीं, बल्कि किसान की हथेली और न्याय की तराजू भी अंकित है। राजा आदित्य केवल एक नाम नहीं बना, वो प्रतीक बन गया, उस राजा का जो गद्दी पर बैठते हुए भी झुकना जानता था।
महल की बाहरी बालकनी, जहां से पूरा नगर और उत्सव का दृश्य दिखाई देता है। नीचे हजारों लोग आदित्य की जय जयकार कर रहे हैं, पर ऊपर अर्जुन अकेला खड़ा है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखें सूनी है। राज्य अभिषेक का दिन, जो इतिहास में आदित्य के उदय के रूप में लिखा गया, वही दिन अर्जुन के लिए अधूरे सपनों का ताजमहल बन गया। भीतर कुछ टूट चुका था, एक बेटे के भीतर, एक योद्धा के भीतर। अर्जुन बालकनी से नीचे उत्सव को देखता है।